हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। और आज के क्लास में मैं आप लोग को वेक्टर अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूं। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद आप लोग को 3D पढ़ना रहता है और उसके बाद लाइन पढ़ना रहता है, लाइन, प्लेन, ये सब। ठीक है, तो वेक्टर पढ़ने के जो फ़ायदे हैं वो मैथमेटिक्स में भी हैं और साथ साथ फिजिक्स में भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, मात्रा। दो तरह के राशियां होती है, एक होते हैं स्केलर जिसको बोला जाता है अदिश, दूसरा होता है वेक्टर जिसको बोला जाता है सदिश। स्केलर वैसे क्वांटिटी होते हैं, वैसे राशियां होती हैं जिनको केवल मैग्नीट्यूड से ही इंडिकेट किया जाता है, मतलब जिसको केवल मात्रा से ही निर्देशित किया जाता है। और वेक्टर वैसे क्वांटिटी होते हैं जिनको मात्रा के साथ साथ डायरेक्शन से भी डिनोट किया जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड विद द डायरेक्शन। स्केलर इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड विथ डायरेक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर डिस्टेंस केवल मेजर कर रहे हैं तो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि केवल उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, केवल उसका मात्रा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मात्रा के साथ साथ ये डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्टेंस मतलब दूरी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है वह एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही है वेक्टर। अब वेक्टर पर किस तरह का मैथमेटिक्स बनाया जाता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहले हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको अगर इंडिकेट करना है, मान लीजिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसके ऊपर एरो है तो समझ जाइए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिंपल केवल ए लिखा हुआ है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। दिस इज इंडिकेशन, दिस इज मैथमेटिकल नोटेशन फॉर वेक्टर। ये ए के ऊपर अगर मैग्नीट्यूड ऐसा, ए के ऊपर ऐसा एरो लिखा हुआ है, चाहे सिंपल लाइन लिखा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ए के ऊपर अगर एरो नहीं लिखा है तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि ये अब 3D की बात करते हैं। ये 3D, क्योंकि वेक्टर को डायरेक्शन से नोट करना पड़ेगा ना। इस तरह का एक डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अब जो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। हम लोग अब जनरली अप टू 10th केवल दो ही डायरेक्शन पढ़ते हैं, एक्स और वाई। लेकिन जैसे ही हम लोग 11th 12th लेवल में जाते हैं तो वहाँ पे 3 डायमेंशनल पढ़ना पड़ता है, 3D, इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं। 3, ठीक है, 3 अक्षीय। तो मान लीजिए कोई वेक्टर होता है, ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो उसको हमेशा यूनिट वेक्टर से निकालते हैं। जैसे इस वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मात्रक सदिश। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मात्रक सदिश। ठीक है, कोई वेक्टर दिया है ए, अगर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर या फिर मात्रक सदिश, इसको हिंदी में बोलते हैं। वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जो वेक्टर रहेगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, मात्रक सदिश मिल जाएगा। और इसको नोट कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए ए वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैप स्मॉल ए और उसके ऊपर कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इस तरह से इसका इंडिकेशन करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड, इसका मात्रा मतलब मॉड ऑफ ए, हमेशा मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1, हमेशा इसका वैल्यू 1 रहता है। ये केवल डायरेक्शन देता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे देगा, इन टर्म्स ऑफ 3D, एक्स वाई जेड। ये समझ में आ गया, मात्रक सदिश चाहे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के काम के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में पढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं ड्रा करता हूँ,
ये एक्स वाई जेड। अगर मुझे एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में बताता है, उसका नाम रहता है आई, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जे और जेड डायरेक्शन में के। ये यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है इन टर्म्स ऑफ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। इसका आई और जे और के का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है। ये केवल डायरेक्शन बताता है। आई का मतलब वैसे कंपोनेंट वैल्यू जो एक्स डायरेक्शन में है, जे का मतलब वैसे वैल्यू जो वाई डायरेक्शन में है, और के का मतलब वैसे वैल्यू जो जेड डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए दिया है, ऐसा लिखा है 3i + 4j + 9k, ऐसा लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड मात्रा है 3 इन एक्स डायरेक्शन, 4 है वाई डायरेक्शन में, 9 है जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब यही होता है। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जो एक्स का रहेगा, एक्स का जो कंपोनेंट रहेगा, घटक रहेगा, उसका स्क्वायर। एक्स का कंपोनेंट कैसे मालूम चलेगा? आई से। आई के साथ जो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसका स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। इसका ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 9, 16 + 81। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो गया? 16 9 25 और ये 81, 106, √106 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना रहता, इसी वेक्टर का अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना रहता तो कैसे निकालते? ए के ऊपर कैप, ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट वेक्टर ए कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3i + 4j + 9k अपॉन √106। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ा कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से निर्देशित किया जाता है। तो ये टेक्निक होता है जिसे एक्स डायरेक्शन में हम लोग आई कंपोनेंट से इंडिकेट करेंगे, वाई डायरेक्शन में जेड कंपोनेंट से, और जेड डायरेक्शन में के कंपोनेंट से। तो हमने अभी तक से पढ़ा यूनिट वेक्टर निकालना और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अब 2 वेक्टर को जोड़ना है। अब हेडिंग दीजिए एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। उससे पहले हम लोग को पोजीशन वेक्टर थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, जिससे मान लीजिए कि कोई पॉइंट दिया है ए, ठीक है, कोई पॉइंट दिया है ए और उसका एक्स का वैल्यू दिया है 2, वाई का वैल्यू दिया है मान लीजिए 4 और जेड का वैल्यू मान लीजिए दिया है 6। इस तरह से तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 4, जेड का वैल्यू 6। इस तरह से ये पॉइंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर इस पॉइंट को मुझे वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो उसी को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर, कि उसका स्थिति क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जिसे मान लीजिए इस तरह है, ये एक्स वाई जेड। अब मान लीजिए ओरिजिन है, उत्पत्ति यहीं से हुई है। इस पॉइंट को यहाँ से मान लीजिए ओरिजिन से इंडिकेट करेंगे, इसको आर से भी इंडिकेट किया जाता है, या फिर ओ ए, वेक्टर ओ ए, या फिर आर वेक्टर सफिक्स में ऐसा नीचे में ए दे देंगे। तो इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर चाहे स्थिति सदिश इस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू उत्पत्ति, ठीक है। अब एक्स से ये कितना दूर है? 2, वाई से कितना दूर है? 4, जेड से कितना दूर है? 6। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2i, एक्स के साथ क्या रखेंगे? i, 4j + 6k। 2i + 4j + 6k ये होता है इस पॉइंट का पोजीशन
वेक्टर। इसको नोट कैसे करेंगे? OA या फिर RA। समझ में आ गया इस पॉइंट का। अगर कोई दूसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे दिया है B, अब B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का मान लीजिए कोऑर्डिनेट दिया है 1 3 5, चाहे 2 ले लीजिए, 1 3 2। B का कोऑर्डिनेट दिया है 1 3 2, तो पोजीशन वेक्टर B का कैसे लिखेंगे? OB। समझ में आया? इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B इक्वल टू R∗B, दोनों बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं चाहे वैसे। अब इनके बीच में कैसे लिखेंगे? x के साथ क्या है? 1, तो 1i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। अगर पॉइंट का अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा तो हम लोग इस तरह से पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में बोल देता कि अब हेडिंग दे दीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया। अगर मान लो A दिया है और B पॉइंट दिया है और ये दोनों के बीच के मुझे डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमको क्या निकालना है? AB। ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, तो ये दूरी निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है AB इक्वल टू, देखो कैसे लिखा कैसे जाता है। अगर AB वेक्टर निकाला है, ये डिस्टेंस वेक्टर निकाला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट B और A के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना, तो कैसे निकालेंगे? AB इक्वल टू OB, जो लास्ट में रहेगा, इसमें लास्ट में कौन सा पॉइंट है? B, तो OB माइनस OA। समझ में आया? कैसे लिखेंगे? जो लास्ट में रहेगा, इसमें लास्ट में कौन है? B, तो OB माइनस OA। अब I के साथ I वाला, J के साथ J वाला, K के साथ K वाला घटाएंगे। ठीक है, जैसे किस में से B में से A घटा रहे हैं, तो 1 में से 2 गया, -1 I प्लस J के साथ क्या हो जाएगा? 3 में से 4 -j 1j प्लस 2 में से 6 -4k। इसको और लिख लीजिए अच्छे से, -i -j -4k। ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस मुझे निकालना रहेगा, इसका स्केलर, अगर मुझे केवल इसका मैग्नीट्यूड बोल दिया कि AB निकालिए, मैग्नीट्यूड AB इस तरह का, तो इसका क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट, ठीक है, -1 जो बचा, -1 का स्क्वायर -j का स्क्वायर, जो भी है j का, -4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1 + 1 + 16 √18। तो एक जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए AB के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। AB इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। अगर दो पॉइंट के बीच में मुझे अगर दूरी निकालना है तो वेक्टर से इस तरह से निकालेंगे, वेक्टर मेथड से। अगर डायरेक्ट निकालना है, अगर कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2, तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकलती है इस फॉर्मूले से, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आज हम लोग पूरे कंसेप्ट सीखेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में मैं टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बताऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब दो पार्ट है ना एनसीईआरटी का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आज टोटल कंसेप्ट का क्लास रहेगा, टोटल कंसेप्ट। अब हेडिंग दीजिए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को जोड़ना है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का योगफल, दो सदिशों का योगफल, हिंदी मीडियम वाले। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को जोड़ा कैसे जाए? तो दो टेक्निक है। तो इधर मैं
दो टेक्निक से हम लोग दो वेक्टरों को जोड़ा जाता है। पहला है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब त्रिभुज के नियम और यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के नियम वेक्टर एडिशन के लिए। मतलब सदिशों के जोगफल के लिए दो नियम है, ट्रायंगल लॉ मतलब त्रिभुज के नियम, और दूसरा पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल लॉ कहाँ लगता है और पैरेललोग्राम लॉ कहाँ लगता है दो वेक्टर को जोड़ने में, उसको मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर स्टार्ट हुआ ओ से, यहाँ पे ख़त्म हुआ ए, कोई वेक्टर है ए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, और दूसरा वेक्टर इसके सर से ही स्टार्ट हो गया। जहाँ वेक्टर ए खत्म हुआ दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो गया, इसको मान लीजिए बी, ठीक है। एक वेक्टर स्टार्ट हुआ यहाँ से, इसका मतलब टेल, पूछ यहाँ पे है, हेड है यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर इसके हेड से ही स्टार्ट होता है। तो बताना है कि ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब ये दोनों का एडिशन क्या होगा। तो कैसे हम निकालेंगे, तो पहले वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हो उसका पूछ और दूसरे वेक्टर का हेड जोड़ देंगे तो हम लोग को इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम चल जाएगा, मतलब इन दोनों का एडिशन मालूम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे इसको आर से इंडिकेट करते हैं रिजल्टेंट, मतलब एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी। यही होता है ट्रायंगल लॉ, यही होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे करना है, कोई वेक्टर ए है, स्टार्ट होता है ओ से, एंड होता है ए पे, दूसरा वेक्टर जहाँ से पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया, तो दोनों वेक्टर को हम लोग एक तीसरे मतलब एक लाइन खींचेंगे जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से दूसरा वेक्टर खत्म हो रहा है, वहीं उसका होगा एडिशन, रिजल्टेंट वैल्यू, मतलब वहीं रिजल्ट होगा ए प्लस बी का, ठीक है। लेकिन पैरेललोग्राम कहाँ से लगता है कि मान लीजिए एक वेक्टर स्टार्ट हुआ ओ से, ओ ए, और दूसरा वेक्टर भी इसके यहीं से स्टार्ट हो गया, जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए कंसेप्ट, पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ, मतलब दोनों वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम बिंदु से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा, वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो इसको, इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या रहेगा, इसको थोड़ा सा इसके समानांतर पे खींच देते हैं, ये भी होता है बी, और यहाँ ये देखिए इसका वैल्यू सेम हो गया। अब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, ये इसका मतलब आर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दो नियम होते हैं वेक्टर एडिशन के। समझ में आया, क्या समझ में आया कि ट्रायंगल लॉ कहाँ लगता है, ट्रायंगल लॉ वहाँ लगता है जहाँ पे मान लीजिए एक वेक्टर स्टार्ट हुआ, दूसरा वेक्टर जहाँ वहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से पहला वेक्टर खत्म हुआ, तो वहाँ पे ट्रायंगल लॉ। अब पैरेललोग्राम कहाँ पे लगेगा कि पहला जहाँ दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिससे मान लीजिए ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इसके सर से स्टार्ट हुआ, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ खींच देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हो गया ट्रायंगल लॉ। लेकिन अगर दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं सेम पॉइंट से, यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट कहाँ से खींचेगा, बीच से, तो वही होता है पैरेललोग्राम। समझ में आया। तो दोनों नियम का आपने कंसेप्ट समझ लिया। ये होता है इन ग्राफिकल फॉर्म में दोनों का एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए और मैथमेटिक्स दोनों के लिए कि वेक्टर एडिशन के कितने नियम हैं, दो, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। और मान लीजिए 2-3 वेक्टर को जोड़ना होता है तो एक पॉलीगन लॉ भी होता है जो इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग दो ही पे स्टिक रहते हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पे। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज के नियम, पैरेललोग्राम नियम का मतलब समानांतर चतुर्भुज के नियम। अब दो वेक्टर को घटाया कैसे जाता है, देखिए। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, हेडिंग दीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम लोग को दो वेक्टरों को घटाना है, कैसे घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये वेक्टर ए है,
दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका मान लीजिए b, ठीक है। अब इस वेक्टर का मुझे निगेटिव निकालना है, मतलब ये निगेटिव कैसे रहेगा, कैसे इसको ग्राफिकल फॉर्म में, ये सीधा जा रहा है, अगर मैं इसको उल्टा खींच देता हूँ तो ये होता है -b, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा -b। और इसके बाद वही नियम, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम नियम लगा दीजिए इसके समानांतर में, और ये जो वैल्यू रहेगा यही होगा r = a + -b, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा a - b, ठीक है। तो जो नियम आपने एडिशन के लिए पढ़ा वही नियम सब्सट्रैक्शन के लिए पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वेक्टर का आपको सब्सट्रैक्शन निकालना, घटाव निकालना है, उसका डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए तो वो माइनस में आ जाएगा, और उसके बाद वेक्टर एडिशन का नियम लगा दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन भी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब अगला हेडिंग देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ऑफ टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझना है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट चाहे क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों मीनिंग सेम है। स्केलर का मतलब होता है अदिश गुणनफल और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है सदिश गुणनफल। यहाँ पे जैसे दो वेक्टर ए और बी दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया है, दोनों केस में इन दोनों के बीच में आपको गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करेंगे? डॉट और क्रॉस में, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट निकाला ए डॉट बी, कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और एक ऐसा वेक्टर लेंगे जो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, वेक्टर ए और बी का परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये हमेशा रिजल्ट देता है स्केलर और ये हमेशा रिजल्ट देता है वेक्टर। जैसे मान लीजिए अब थोड़ा 3D में चलते हैं और एक ग्राफ तैयार करते हैं। यहाँ पे x दे दीजिए, इसको थोड़ा ऐसे लीजिए, x y z। उसके बाद हम लोग थोड़ा डिटेल में चलेंगे, पहले इसको समझ लिया जाए। ये i हो गया, ये j और ये k। अगर मुझे निकालना है i डॉट i, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू, ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू कॉस थीटा। मतलब i और i के बीच में तो सेम डिस्टेंस है, मतलब सेम डायरेक्शन में, इससे थीटा क्या 0 हो जाएगा। और i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 1, कॉस 0 का वैल्यू 1, इसलिए इसका वैल्यू 1 रहेगा, ठीक है। i डॉट i इक्वल टू 1। अब उसी तरह से अगर मुझे i डॉट j निकालना रहता, i और j इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये 1 इंटू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 0। इसका मतलब यहाँ से एक कंसेप्ट मालूम चला, कि सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब एक टेबल बना लीजिए, i डॉट i इक्वल टू 1, i डॉट j इक्वल टू 0, उसी तरह से i डॉट k भी 0 ही होगा, ठीक है। j डॉट i ये भी 0 होगा, j डॉट j ये 1 होगा, j डॉट k ये भी 0 होगा, ठीक है। इस टेक्निक से समझ में आ रहा है ना आप लोग को? उसके बाद k डॉट i ये भी 0 होगा, k डॉट
जे ये भी 0 होगा, के डॉट के इसका वैल्यू हमेशा 1 रहता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर कोई दो वेक्टर दिया है और उसका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे ये भी थोड़ा देख लीजिए। इसे मान लीजिए ए दिया है, इसका मान लीजिए हम नोटेशन दे दे रहे हैं x1 i y1 j z1 k, इस तरह से कोई नोटेशन दिया हुआ है। वेक्टर b x2 i y2 j z2 k, एक फार्मूला मैं बना रहा हूँ। अगर मुझे a डॉट b निकालना है, a डॉट बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, बाकी अगर इंटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसका रिजल्ट क्या आएगा, x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 प्लस z1 इंटू z2, डायरेक्ट आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। हम लोग जब क्वेश्चंस लिया जाएगा ना तो इसको और अच्छे से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग इतना ही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। आगे जो मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन लूँगा तो उसको मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, उसका क्या कंसेप्ट है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट चाहे वेक्टर प्रोडक्ट में उसको थोड़ा सा बता दिया था फार्मूला, वहाँ साइन थीटा का लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसको थोड़ा डिराइव कर लिया जाए, एक्स वाई जेड, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। ठीक है, अब मुझे आई क्रॉस आई निकालना है सेम, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मतलब बी जे, साइन 0 डिग्री, और इसके यूनिट वेक्टर कुछ परपेंडिकुलर नहीं होगा, मतलब ए के पावर जे कर देंगे, जे ऐसे लिख लीजिए, दोनों का परपेंडिकुलर जे भी रहेगा, तो ये 1 इंटू 1 साइन वैल्यू 0 का 0, तो इसका वैल्यू हमेशा 0, मतलब यहाँ पर सेम से मल्टीप्लाई, मतलब आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0 हमेशा रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर मुझे आई क्रॉस जे निकालना है, आई क्रॉस जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या होगा, आई इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि आई और जे के बीच में 90 डिग्री है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लॉकवाइज पहुँच रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा वेक्टर होगा जो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए आई से हम जे कैसे पहुँच रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में पहुँच रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना, ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़ के कौन सा पकड़ेंगे, के, तो यहाँ पर लिख देंगे की प्लस के। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू की, मतलब की, तो आई क्रॉस जे क्या लिखना है, के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस मिलेगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस मिलेगा। अगर मुझे आई क्रॉस के निकालना रहता, आई क्रॉस के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, अब के आई से के कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो ये दोनों का परपेंडिकुलर कौन है, दोनों का लंब कौन है, जे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आई 1 के 1 साइन 90 डिग्री का 1, और यहाँ पे माइनस जे, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, माइनस जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस, ये दोनों को छोड़ के, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो माइनस, ये दोनों को छोड़ के। थोड़ा सा इसका हम लोग टेबल बना लिया जाए। ठीक है, जब टेबल बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला लिख लेते हैं आई का, आई डॉट आई, सॉरी आई क्रॉस आई हमेशा 0 रहता है, आई क्रॉस जे, जे पे पहुंच रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस की। ठीक है, आई क्रॉस के
आई क्रॉस के, आई से के वो पहुंच रहे हैं क्लॉकवाइज तो माइनस जे, ठीक है। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस वाई कैसे क्लॉकवाइज तो माइनस के, ठीक है। जे क्रॉस जे ये हो गया 0, जे क्रॉस के ये एंटी क्लॉकवाइज तो सॉरी आई होगा प्लस में, ठीक है। बहुत लोग इसको ये रटाफिकेशन करते हैं, रटाफिकेशन नहीं करना है, कंसेप्ट समझना है। जे क्रॉस के ये दोनों कैसे जा रहे हैं, ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज ना, इसलिए प्लस आई लिखा है यहाँ पर। अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस लिखना है। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के से आई पे पहुँच रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस जे, ठीक है। के क्रॉस जे, के से जे पर पहुँच रहे क्लॉकवाइज तो माइनस आई, और के क्रॉस के इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसका फार्मूला थोड़ा डेवलप कर लिया जाए, वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि मुझे दो वेक्टर दिया है, ए इक्वल टू x1i y1 j प्लस z1 k ऐसा दिया हुआ है। बी वेक्टर दिया है x2i प्लस y2 j प्लस z2 k। अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है ए क्रॉस बी निकाला, कैसे निकालेंगे, ऐसा डिटर्मिनेंट ले लेने का, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपने 11th में पढ़ा है, ऐसे मैं भी पढ़ाऊंगा, अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा डिटर्मिनेंट ले लेने का, ऊपर में लिखने का आई, बीच में जे और यहाँ पे के। पहला भरने का एक्स, पहला एक ए से भरने का, पहला कौन है ए है तो एक से भरने का x1 y1 z1, और दूसरा बी का भरने का x2 y2 z2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आई को छोड़ कैसे y1 z2 y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1, ऐसा पहले ऐसा तिरछा माइनस तिरछी, ठीक है। y1 इंटू z2 माइनस y2 इंटू z1, इस तरह से। दूसरा लिखते समय हमेशा माइनस जे, ऐसा x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1 अब लास्ट में k प्लस के इक्वल टू ऐसा x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन लिया जाएगा तो इसको और अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना नोट करके रख लीजिए, ठीक है। एक थोड़ा वेक्टर प्रोजेक्शन वाला बता देता हूं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। चलिए अब हेडिंग दीजिए प्रोजेक्शन, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप, ठीक है। अगर मान लीजिए दो वेक्टर दिया है, यहाँ पे वेक्टर ए दिया है, सर यहाँ पर मान लीजिए कोई वेक्टर ए दिया है, ये वेक्टर बी दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस थीटा है। वेक्टर प्रोजेक्शन है, मान लीजिए इस वेक्टर ए का मुझे छाया निकालना वेक्टर बी पे, मतलब वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। मतलब हम चल रहे हैं जमीन पे तो मेरी छाया जमीन पर कितनी दूर जा रही है, वही है प्रोजेक्शन, वही है प्रक्षेप। समझ में आ रहा ना। तो मुझे ऐसे कैसे लिखना है, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू होता है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है वो वेक्टर इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑफ बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकलता है कि जिस वेक्टर का अगर मुझे प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर पे, तो जिस दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर ले लेना और पहले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना। दोनों वेक्टर का
वेक्टर ए इंटू जिस डॉट वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर, इस तरह से ये फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं जब क्वेश्चन लूँगा तो इसको अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगले क्लास में मैं पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ये पूरे नोट डाउन कर लीजिएगा जितना भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।